नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स को। तो अब जो आपका टॉपिक है वो है आपका साउंड वेव्स, और इससे रिलेटेड भी हम 10 क्वेश्चन आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा साउंड वेव इज अ, तो साउंड वेव अब लिखा हुआ है रेडियो वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इससे पहले वाले टॉपिक लाइट में जो था, लाइट वेव की जब मैंने बात की थी वहाँ पर मैंने क्लियर किया था कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ये जो होती हैं ये आपका है एग्जांपल मैकेनिकल वेव का। ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं आपकी। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, मतलब इनको कहीं ना कहीं या तो एयर में ट्रैवल कर पाती हैं, या तो फिर आपका लिक्विड में, या फिर आपका सॉलिड्स में ये क्या कर सकती हैं, प्रोपोगेट कर सकती हैं। वहीं अगर रेडियो वेव्स और जो होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोला जाता है, और रेडियो वेव्स इसी का एग्जाम्पल है, मैकेनिकल है। और इनको किसी भी मीडियम, नो मीडियम, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ये आपका क्या है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। अब आता है साउंड की बात। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेव की। तो ट्रांसवर्स वेव्स में जो आपका क्या होता है, वेव होती हैं वो प्रोपेगेट करती हैं आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कुलर डायरेक्शन में, ये आपने याद रखना है। वहीं लॉन्गिट्यूडनल में जो होता है पैरेलल डायरेक्शन में होता है। और जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं वो एक तरीके की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। प्रेशर वेव्स भी आपकी कैसे होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे देखते थे लिखा हुआ है अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। तो सेम मतलब पैरेलल डायरेक्शन बोल रहा है ऑफ द वेव इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल द थ्री मीडियम्स, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस। द वेव विच आर प्रोड्यूस्ड इन द एयर और ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। The waves produced in the spring when it is pushed and pulled at one end are the longitudinal waves. रेडियो वेव्स की अगर बात करें, रेडियो वेव्स इज अ टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लॉन्गर देन द इंफ्रारेड। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी क्या होती है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, सबसे बड़ी रेडियो वेव्स की होती है। उसके बाद आपका इंफ्रारेड आती है, फिर उसके नहीं इंफ्रारेड नहीं, उसके बाद आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की सबसे बड़ी जो लेंथ होती है आपकी, वेवलेंथ होती है रेडियो की, फिर माइक्रोवेव की, फिर इंफ्रारेड, फिर आती है विजिबल जो हमारी आंखों से दिखती है। उसके बाद आपकी अल्ट्रा वायलेट आ जाती है, उसके बाद आपकी एक्स रेज आ जाती है, फिर गामा रेज आ जाती है। ये मैं बढ़ा चुका हूँ आपको। तो लिखा हुआ रेडियो वेव्स इन द वैक्यूम ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ द लाइट। याद रखना रेडियो वेव्स क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मीडियम की जरूरत नहीं होती क्योंकि नॉन मैकेनिकल है। तो ये आपका जो अब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो लाइट की स्पीड से चलते हैं। अच्छा, कई बार पूछा लाइट किस तरीके की वेव है। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव्स है क्योंकि इसका जो प्रोपगेशन होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, पर एक्सेप्शन ये है कि ये इसको भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। अच्छा, आगे लिखा रेडियो वेव्स आर जनरेटेड बाय द चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग द एक्सेलरेशन। आगे लिखा ट्रांसवर्स वेव्स, अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव्स। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन द सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स। याद रखना ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो केवल सॉलिड और लिक्विड्स में होती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल आपका एयर में भी क्या हो जाती है, आपकी प्रोपगेट कर लेती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जो आपकी कौन सी होती है, सेस्मिक वेव्स होती है ना, तो दो होती हैं, एक होती है प्राइमरी वेव्स, एक होती है आपकी सेकेंडरी वेव्स। तो सेकेंडरी जो होती है, जैसे प्राइमरी जो होती है वो कैसी होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये आपने याद रखना है। और जो सेकेंडरी होती है आपकी ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक है ना। और जो लॉन्गिट्यूडनल होती है ये तीनों से क्या कर सकती है, आपको प्रोपोगेट कर सकती है। पर जो आपकी कौन सी होती है, जो एस होती है, वो केवल कहाँ से प्रोपोगेट कर पाती है, सॉलिड से, या आपका कैसे कर पाती है, लिक्विड से कर पाती है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ये भी आपने याद रखना है। अगले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर बात करें, द वेव विच रिक्वायर्स नो मीडियम टू प्रोपोगेट आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तो मैंने बता दिया था। और एक्स रेज, रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वायलेट आर द एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे देख लेते हैं मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स, दो तरीके की वेव्स होती हैं। इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहीं अगर मैकेनिकल वेव्स की पहले मैं बात करूँ तो इसमें भी आपका एक वाइब्रेशन बेस्ड आती है, जो लिखा हुआ बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स, और दूसरा आता है आपका एनर्जी ट्रांसफर से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ वाइब्रेशन बेस्ड तो आपका ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल आता है। ट्रांसवर्स जो होती है आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका कहते हैं प्रोपोगेट करती है, वहीं लॉन्गिट्यूडनल आपका पैरेलल डायरेक्शन में करती है। अगर मैं एनर्जी ट्रांसफर के हिसाब से देखूँ तो एक होती है आपकी स्टैंडिंग वेव से होती है प्रोग्रेसिव वेव। जो आपकी स्टैंडिंग होती है उनमें क्या होता है कि आपका विदाउट ट्रांसफर हो जाती है, एनर्जी एंड मोमेंटम क्या होता है विदाउट ट्रांसफर का देखा जाता है, जबकि प्रोग्रेसिव में ये चीज़ें क्या होती है आपका ट्रांसफर के थ्रू होती हैं। नॉन मैकेनिकल मैंने बता दिया आपकी कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अच्छा, वेव्स तीन तरीके की डायरेक्शन में चलती हैं, एक होती है वन डायमेंशनल वेव्स होती है, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल की अगर बात करें तो उसमें स्ट्रिंग्स वगैरह आ जाती हैं, सेकंड में आपका रिपल्स ऑन द वाटर्स इस तरीके से आ जाते हैं, और थ्री डायमेंशनल में आपका लाइट एंड द साउंड वेव्स ये आ जाती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स की, तो वो इस तरीके से आपका प्रोपेगेट करती हैं, जिनमें क्रस्ट और ट्रफ ऊपर नीचे देखने को मिलता है। ये आपका एम्पलीट्यूड बनता है, सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट होता है आपका, ये मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ।
तो ये आपका क्या बन जाता है, ये एम्पलीट्यूड बन जाता है हाईएस्ट पॉइंट क्रस्ट का या फिर ट्रफ का, जो भी होगा। इस पॉइंट से लेके एक क्रस्ट और एक ट्रफ का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, आपका वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो ये आगे पीछे क्या करती हैं, आपका प्रोपेगेट करती हैं। तो जहाँ पर ये क्या हो जाती हैं, इकट्ठी होती हैं, उन्हें कंप्रेशन पॉइंट बोला जाता है। जहाँ पे ये एक दूसरे से हटती है उसे रेयरफैक्शन पॉइंट बोला जाता है। और एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन को कंबाइन करें तो इसे वेवलेंथ बोला जाता है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट आता है हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो हर्ट्ज होती है आपकी किसकी, फ्रीक्वेंसी की। ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इट टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अक्योर्स, द नंबर ऑफ द कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। अच्छा, वेव एक सेकंड में जितना प्रोपागेट कर पाती है, जितना चल पाती है एक सेकंड के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो इसे पर सेकंड से भी आपका डिनोट करते हैं। वैसे इसकी जो आपकी क्या होती है, यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो हर्ट्ज है। तो लिखा हुआ है 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इट इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ द रुडोल्फ हर्ट्ज। और 1 हर्ट्ज जो होता है वो होता है आपका 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। तो ये आपने याद रखना है। वेवलेंथ की अगर बात करें, एसआई यूनिट क्या होती है, क्योंकि एक हिसाब की लेंथ है तो इसका जो एसआई यूनिट होता है मीटर ही होता है। वेवलेंथ इज द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव आफ्टर विच द साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ। अच्छा, एम्पलीट्यूड की बात करें तो लिखा हुआ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज द मेजर ऑफ द हाइट ऑफ द वेव। ये किसको दिखाता है, हाइट को दिखाता है, मैक्सिमम हाइट को दिखाता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। याद रखना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम्पलीट्यूड जो होता है वो आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लाउडनेस के। ये आपने याद कर लेना। द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल देन द साउंड विल बी फीबल। अब होता क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के, पर स्क्वायर में होता है। किस में होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका लाउडनेस के स्क्वायर के। मैंने गड़बड़ लिख दिया शायद से। लाउडनेस जो होती है, लाउडनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर भी अगर चलो यहाँ पे कहीं गड़बड़ी निकली तो मैं आगे जाके क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। वैसे यही है आपका। नेक्स्ट आता है फोर्स। एनी एक्शन विच कॉज पुल और पुश ऑफ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स। वेक्टर क्वांटिटी आपकी फोर्स, और इसका ऐसा यूनिट क्या आपका, तो न्यूटन है। और सीजीएस जो आपकी यूनिट है वो डाइन है। और 1 न्यूटन में आपका 10⁵ डाइन आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका देख लो, ये आपकी वेव है, वेव प्रोपेगेट कर रही है आपका। तो जो आपकी हाइस्ट या क्रस्ट में देख लो, ये क्रस्ट पॉइंट है और ये आपका ट्रफ पॉइंट है। तो ये जो हाइट होती है, इसी को मैक्सिमम हाइट जो होती है उसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर देख लीजिए चाहे यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, एक क्रस्ट एक ट्रफ जो होता है, यहाँ से लेकर एक क्रस्ट ये पूरा कंप्लीट और एक ट्रफ यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट, तो इस पॉइंट को बोलते हैं वेवलेंथ। उसने यहाँ से यहाँ तक इसलिए लिखा हुआ, उसने देखो हाफ क्रस्ट ले रखा है, पूरा आपका ट्रफ ले रखा है, और हाफ यहाँ से क्या ले रखा है, आपका क्रस्ट ले रखा है। तो हाफ हाफ क्रस्ट पूरा क्रस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या ट्रफ है एक, तो आपका क्या बन जाता है, वेवलेंथ बन जाता है। और एक ये पूरी क्या होती है, साइकिल भी होती है। ये पूरी क्या होती है आपकी, साइकिल भी होती है, 1 क्रस्ट 1 ट्रफ की। अच्छा, नेक्स्ट आता है, तो वेवलेंथ जो होता है वो होता है आपका वेव स्पीड ऑफ 1 फ्रीक्वेंसी। मतलब वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ जो आपका बोल सकते हैं रिलेशन होता है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एफ होता है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, जो स्पीड ऑफ साउंड है, क्योंकि देखो साउंड जो होती है वो किस तरीके की वेव, अभी बताया था लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य है। और लॉन्गिट्यूडनल किसका एग्जांपल है, मैकेनिकल का। किस तरीके से प्रोपेगेट करती हैं वेव्स, तो ये करती हैं आपका पैरेलल डायरेक्शन में, बताया था। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो इसको मीडियम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, मीडियम की। और मीडियम की जरूरत हो तो एयर, आपका लिक्विड, या मैं एयर बोल दूँ या गैस बोल दूँ, जो भी ना, गैस हो गया, लिक्विड हो गया आपका, या फिर आपका क्या हो गया, आपका सॉलिड्स हो गया। इन तीनों में ये प्रोपेगेट कर सकती है। जो आपका साउंड सबसे ज़्यादा प्रोपेगेट कर सकती है, मैक्सिमम जो होता है वो कहाँ पे होता है, आपका सॉलिड्स में होता है। तो ये आपने याद रखना है। वैक्यूम में तो हो ही नहीं सकता, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल करती ही नहीं है, ये आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में, और सबसे कम आपका गैसेज में। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ था स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जितना ज़्यादा डेंस आपका एनवायरमेंट होगा उतना ज़्यादा क्या करेगी, साउंड आपके क्या करेगी, प्रोपेगेट कर पाएगी उसकी वेव्स थ्रू विच इट इज ट्रैवलिंग। The particle is the solid mediums are the closely packed, hence the density is high. Information from one molecule to another molecule travel faster in the solid medium. In liquid, the molecules are the further apart than in the solid, hence the density is low for the liquids. In gas, the molecules are very loosely dispersed. The speed of the sound wave will the maximum in the steel. याद रखना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, स्टील में होती है। आगे लिखा sound is the mechanical wave that is needs a medium of to travel. The speed of the sound is maximum in the solid. यहाँ पे लिखा है solids. इट इज़ द लिक्विड। फिर उसके बाद लिक्विड्स में, फिर गैसेज में द स्पीड ऑफ द साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसी इन द गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन। जैसा अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ साउंड वेव्स की, एयर में बात करूँ 330 मीटर पर सेकंड होती है, वहीं स्टील में बात करूँ तो 5920 मीटर पर सेकंड होती है।
और अगर वैक्यूम में बात करूँ 0, क्योंकि आपकी क्या होती है मैकेनिकल वेव्स है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वैक्यूम क्या होता है आपका मीडियम नहीं लगता अपने अंदर, तो यहाँ पे 0 हो जाती है। वहीं अगर मैं वाटर की बात करूँ तो 1480 आपका मीटर पर सेकेंड वाटर के अंदर होती है किसकी, साउंड की स्पीड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेसिबल लेवल ऑफ द रस्टिंग ऑफ द ट्री लीव्स इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज। तो ये होता है आपका 20 डेसिबल के आसपास, कितना होता है 20 डेसिबल के आसपास। तो इसके बारे में पढ़ा देता हूँ, देखो आपको लिखा हुआ है, अ डेसिबल इज द लॉगरिथमिक यूनिट यूज टू मेजर द साउंड लेवल। It is also widely used in the electronic signals and the communication. The higher of the decibel level, the louder the noise. याद रखना डेसिबल लेवल जितना आपका बढ़ता चला जाएगा, आपकी जो लाउडनेस होगी साउंड की वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ऑन द डेसिबल स्केल द लेवल इंक्रीज ऑफ द 10 मीन्स दैट द साउंड इज एक्चुअली 10 टाइम्स मोर देन द इंटेंस और पावरफुल। विस्पर इज अबाउट द 30 डेसिबल और अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इज द 60। याद रखना जो विस्पर होता है ना, जैसे आपका पत्ती गिरती हैं, पत्तियाँ गिर रही हैं, तो 30 डेसिबल के आसपास होती है। वहीं अगर नॉर्मल अगर आप किसी के साथ बात करें तो 60 डेसिबल की, जब जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो ये लगभग 60 से 70 के आसपास होगी। बात समझ में आ गई। अच्छा, नॉइज अबव द 70 डेसिबल ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ द टाइम मे स्टार्ट टू डैमेज अवर हियरिंग एंड लाउड नॉइज अबव द 120 कैन कॉज द इमीडिएट हार्म टू अवर। अच्छा 70 से ऊपर की होती है कि डेंजर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, आपके कानों के लिए बोल सकते हैं उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती 70 के ऊपर। और 120 से ऊपर तो ये क्या कर सकता है, आपके कानों को तो परमानेंटली डैमेज भी दे सकता है। अच्छा, डेसिबल लेवल ऑफ द रस्टिंग ऑफ द ट्री लीव्स इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज 20 डेसिबल। अच्छा, सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है लेट डाउन द परमिशिबल नॉइस लेवल इन इंडिया फॉर द डिफरेंट एरियाज। याद रखना कि अलग अलग है, जैसे आपके इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए या आपका जो बोल सकते हैं जैसे फॉरेस्ट एरिया के लिए अलग अलग आपकी कंडीशन है, सर्कमस्टेंसेज अलग अलग है। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो वहाँ पे परमिशिबल जो लिमिट है साउंड की वो 75 डेसिबल है डे टाइम में, दिन के टाइम में, और 70 डेसिबल है नाइट के टाइम पे। कमर्शियल एरियाज की बात करें 65 है और रात के टाइम पे 55 है। रेजिडेंशियल एरिया की बात करें 55 45 है डे नाइट और डे टाइम और नाइट टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग लगभग आप मान के चले 80 के आसपास क्या होता है कि साउंड क्या होता है कि 80 टू 85 क्या होता है कि साउंड है 85 आर द हार्मफुल फॉर द हेयर, बोल सकते हैं एयर। अब देखो 30 में होता है तो लीव रस्टिंग सॉफ्ट म्यूजिक विस्पर यहाँ पे आ जाता है। आपका एवरेज होम नॉइस 40 के आसपास आ जाता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक है 60 के आसपास। ऑफिस नॉइस आ गया इनसाइड कार एट द 60 एमपीएस तो 70 के आसपास आता है। वैक्यूम क्लीनर एवरेज रेडियो तो ये 75 के आसपास आता है। हैवी ट्रैफिक विंडो एयर कंडीशनर्स नॉइजी रेस्टोरेंट पावर लोन आपके क्या आ जाते हैं मोवर आ जाते हैं तो ये 80-85 के आसपास आते हैं। 90 से 95 के आसपास आते हैं सबवे साउटेड कन्वर्सेशन, और 96 से 100 में बूम बॉक्स आ जाते हैं, एटीएम आ जाते हैं आपके, सॉरी एटीवी आ जाते हैं और मोटरसाइकिल की आवाज़ आ जाती है। आपका 115 तक जाती है आपकी क्या चेन शॉ लीफ बाउलर, ठीक ना, स्नो मोबाइल ये चीज़ चल जाती है। उसके बाद आपका स्टॉक का रेसेस वगैरह आती है, इनकी आवाज़ आती है। 120 पे आपका स्पोर्ट्स क्राउड होता है, वो क्या करता है आपका चिल्लाता है। और 140 के आसपास गन शॉट होता है, जो सायरन की आवाज़ होती है लगभग कितने 140 डेसिबल के आसपास होती है। यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं। तो रस्ट जो आपका रस्टल ऑफ द लीव्स होता है वो लगभग 20 डेसिबल से 30 डेसिबल के आसपास विस्पर इतना देखने को मिलता है आपका, जो खुसफुसाहट होती है आपकी, ठीक ना। अच्छा, एयर जैसे जेट इंजन है तो जो इसकी होती है वो 130 से आपका 140 के आसपास ये बिटर लिमिट होती है आपकी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कंडीशन है कि देखो 85 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक क्या है कि परमिटेबल जो एक्सपोजर है वो आवर पर डे आपका कुछ लिमिट नहीं है। पर जैसे 90 पे आता है ट्रैक्टर सब ये 8 घंटे तक वर्क कर सकते हैं। उसके ब्लेंडर फैक्ट्री वाइज है वो 2 घंटे के लिए हो सकती है, मोटरसाइकिल ऑर्केस्ट्रा ये 1 घंटे के लिए, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। और 190 आपकी अपर लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट लाउडेस्ट पॉसिबल साउंड यहाँ तक होती है आपकी 190 तक, 10 से लेके 190 तक ये जाती है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस। तो जब जितना ज़्यादा आपका क्या होगा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा आपके क्या होगी साउंड क्या होगी लाउड होगी, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो लिखा हुआ है साउंड ट्रेवल एंड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और साउंड वेव ट्रेवलिंग थ्रू एयर इज इंडीड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विद द कंप्रेशन एंड द रिफ्रैक्शन। अब साउंड एक तरीके की लॉन्गिट्यूडनल वेव ही है। द स्टडी ऑफ द साउंड इज कॉल्ड द एक्रोस्टिक्स, ये आपने याद रखना। द लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस अ लाउड साउंड। द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज आइडेंटिफाई बाय द, याद रखना जो इंटेंसिटी होती है साउंड की वो किससे आपकी आइडेंटिफाई होती है, लाउडनेस से। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही है जो मैं लिखा था वहाँ पे कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज, अगर ये बड़ा होता है तो साउंड कैसी होती है जो आपकी होगी लार्ज होगी, या कैसी होगी आपकी लाउड होगी, सॉरी लाउड होगी। और अगर यही एम्पलीट्यूड आपका छोटा होगा तो साउंड कैसी होगी, फीबल होगी। अच्छा आगे लिखो, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग द ऑब्जेक्ट। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव्स एंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक द एयर वाटर स्टील्स
द स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू द विच ट्रैवल। मैंने बताया जितना ज़्यादा डेंस आपका मीडियम होगा उतना ज़्यादा ये करके प्रोपेगेट कर पाएगी। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम, क्योंकि आपकी कैसी वेव है, मैकेनिकल, और मैकेनिकल आपकी क्या होती है, मीडियम को रखती है। जो नॉन मैकेनिकल्स होती है जैसे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई तो वो किस में आती है, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। अच्छा, एक मैंने बताया था कि एक ट्रांसवर्स वेव, जैसे लाइट ट्रांसवर्स वेव होती है, पर वो क्या करती है कि उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो एक्सेप्शन है आपका। साउंड वेव्स की अगर मैं बात करूँ तो साउंड ट्रैवल फास्ट इन द सॉलिड, सबसे ज़्यादा कहाँ पे करता है, सॉलिड्स में करता है। तो ऑडिबल रेंज अगर देखा जाएगा एवरेज ह्यूमन बीइंग की तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक आपकी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे तो लगभग स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, तो ये लगभग 343 मीटर पर सेकेंड है साउंड की जो एयर में स्पीड होती है। हर्ट्ज यूनिट होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, और डेसिबल यूनिट होती है आपकी इंटेंसिटी की। तो ये आपने याद रखना है साउंड के लिए। तो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं 3 चीज़ें बता देता हूँ, आपने याद रखना लाउडनेस, पिच और क्वालिटी और टिम्बर, ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में। तो लाउडनेस जैसे मैंने बताया ये एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है, लाउडनेस से रिलेटेड होता है। लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। हाई एम्पलीट्यूड लाउड आपका क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। लो एम्पलीट्यूड तो फीबल हो जाएगा। तो लिखा हुआ है इट डिस्टिंग्विशेस द बिटवीन द लाउड एंड द फीबल साउंड, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, अदर फैक्टर्स आर द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड द डिस्टेंस ऑफ द लिसनर फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ द साउंड। तो मैंने बता दिया जितना बड़ा आपका एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा आपके साउंड की होगी, लाउड होगी, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा फीबल साउंड आपको देखने को मिलेगी। पिच जो होती है इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिरियल एंड द फ्लैटर, कितनी ज़्यादा आपकी हाई पिच होगी, कितनी ज़्यादा लो पिच होगी। आपने देखा हो ना, पिच हाई पिच लो, तो आपकी जो से बोलते हैं कि हाई पिच क्या होती है, जो महिलाओं की जो आवाज़ होती है उनकी जो पिच होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, पतली होती है और काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है, श्रिल बोलते हैं उसे। फ्लैटर होता है आपका थोड़ा कम, नीचे की तरफ दबी हुई आवाज़। इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। याद रखना जैसे लाउडनेस आपका किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, उसी तरीके से पिच आपका किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। ये पूछा जाता है पेपर में। जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी श्रिलनेस उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी, शॉर्ट होगी। और जितनी ज़्यादा आपकी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्लैटर साउंड, उतना ज़्यादा क्या होगा आपका, लॉन्ग होगा। तो ये आपने याद रखना है। क्वालिटी और टिम्बर की अगर मैं बात करूँ तो इट डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम द अदर हैविंग द सेम लाउडनेस एंड द पिच। बोथ द साउंड्स हैव द डिफरेंट साउंड इफेक्ट। जैसे अगर गिटार की देखेंगे तो उसकी साउंड अलग बनती है और सितार की अलग बनती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है आपका, क्वालिटी, ये दोनों पे, लाउडनेस और पिच पे, दोनों पे डिपेंड करता है। तो आपने एक चीज़ याद रखना है कि लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, और जो आपका क्या है बोल सकते हैं पिच है वो किस पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। बात समझ में आ गई। जैसे लाउडनेस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड विच इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लाउड एंड द फैंट साउंड। यहाँ पे श्रिल एंड द फ्लैट होता है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एनर्जी रिसीव्ड बाय द एयर इन द यूनिट टाइम। ये आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पे देखो लाउडनेस इज इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी के मामले में। यहाँ पर देखेंगे तो ये डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकोज आर प्रोड्यूस ड्यू टू। तो ये क्या होता है कि जब आपकी साउंड क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है, तब आपको एको सुनाई देता है, आवाज का क्या गूंजना। तो लिखा हुआ है echoes are produced due to the reflection of the sound. Echo, the sound waves received after the being reflected from the high tower or the mountain is called the echo. To hear an echo, the minimum distance between the observer and the refractor should be, देखो याद रखना, ये पूछा जाता है कि मिनिमम जो आपकी क्या होती है डिस्टेंस होनी चाहिए एको को सुनने की, वो कितनी होनी चाहिए। तो मोटा माटी याद रखना 17 मीटर है, 17 मीटर होनी चाहिए। और अगर पूरा कन्फर्म अगर डेसिमल पूछ लेगा तो 16.6 मीटर है। परसिस्टेंस ऑफ द एयर, इफेक्ट ऑफ द साउंड। और आपका याद रखना है कि जो आपका फर्स्ट एको होता है कान को सुनने के लिए, जब आपकी आवाज़ गूंजती है तो जो पहली आवाज़ होती है जो आपको सुनाई देती है आपकी आवाज़ के बाद, एकोस्टिक जो सुनाई देती है वो 1/10 सेकंड में आपको सुनाई देती है। पूछा जाता है ये पेपर में। दोनों याद रखना कि जो आपकी क्या होती है मिनिमम जो आपकी क्या होगी डिस्टेंस होगी 17 मीटर की होनी चाहिए, और जो क्या होता है परसिस्टेंस ऑफ एयर होता है एकोस्टिक साउंड को सुनने का 1/10 होता है। due to refraction the sound is heard for a longer time in the night than in the day। अभी याद रखना कि रिफ्रैक्शन का जो काम होता है ये क्या होता है आपका नाइट के टाइम पे क्या होता है कि आपको ज़्यादा एकोस्टिक आवाज़ सुनाई देती है। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ द साउंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 1 मीटर, if an obstacles of that range appears in the path of the sound deviate the edge of the obstacle and the propagate forward. This phenomenon is called the diffraction of the sound. Interference की अगर बात करें the modification redistribution of the energy at the point due to the superposition of the two sound waves in the same frequency is called the interferences of the sound। मैं दिखा देता हूँ आगे आपको। तो ये देखिए ये आपका क्या है कि यहाँ से लेके कम से कम कितनी होनी चाहिए 17 मीटर की आपकी डिस्टेंस होनी, तभी एकोस्टिक साउंड होगा। और कान में क्या होता है कि जो फर्स्ट एको सुनाई देता है 1/10 सेकंड में सुनाई देता है, ये आपने याद रखना है। दूसरी बात है कि डिफ्रैक्शन दोनों जगह देखने को मिलता है। वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन भी लाइट और साउंड के केस में दोनों वेव्स हैं, पर उसी तरीके से डिफ्रैक्शन सुनाई देता है। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो ये चीज़ आपने याद रखनी। देखो लाइट हैज़ अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ, क्योंकि लाइट जो पार्ट होता है किसका होता है, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है कि हाई होती है। सो ओनली वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट और द गैप कैन अफेक्ट इट्स डायरेक्शन। द वॉल ब्लॉक्स द लाइट्स एंड द पर्सन कांट सी
राउंड द कॉर्नर। अब देख लीजिए जैसे ये व्यक्ति, इसने लाइट जला रखी है, तो यहाँ पर बैठा जो व्यक्ति है जो बिल्कुल दूसरी दीवार पे सटा हुआ है, उस तक वो लाइट नहीं पहुंच पाएगी। बात समझ में आई? तो ये क्या होता है, शॉर्टर जो वेवलेंथ होती है, इसकी वजह से लाइट क्या होती है, आपकी पूरी जगह नहीं फैल सकती। बात समझ में आ गई? वहीं अगर मैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड की बात करूं, क्योंकि साउंड किस तरीके की आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, आपकी कैसे होती है, दिखा ना, देखो लिखा हुआ है, साउंड वेव्स बैंड राउंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सिमिलर size to the their wavelength, the wall below has the similar size to sound wavelength, the effect is called the diffraction। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये व्यक्ति बोल रहा है तो ये क्या करती है, वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या करती है, इसकी जो साउंड है वो क्या कर देती है, चारों तरफ फैल सकती है, और इस दूसरी तरफ खड़े हुए या दूसरी दीवार पर सटे हुए व्यक्ति को सुनाई देती है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अगर इंटरफ्रेंसेस की बात करूंगा, ये फर्स्ट आपकी ये वेव्स हैं, ये सेकंड वेव्स हैं, इन दोनों को कंबाइंड किया तो कंबाइंड वेव्स इस तरीके से फॉर्मुलेट हो जाएंगी। आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, लाउडनेस आपकी बढ़ जाएगी इंटरफ्रेंस के थ्रू। कभी कभी क्या होता है कि अगर पैटर्न इस तरीके से चल रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे। सबमर्ज्ड होने से क्या होगा कि एम्पलीट्यूड आपका जीरो हो जाएगा, लाउडनेस भी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर फर्स्ट वेव 40 हर्ट्ज के आसपास, सेकंड वेव जो है 50 हर्ट्ज के आसपास है, तो जो कंबाइंड होगी तो वो हमेशा माइनस करके निकलता है, आपने जोड़ नहीं देना है, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना। तो आपने क्या कर देना, घटा देना, 50 माइनस 40 कितना होगा, हर्ट्ज। और ये डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है यहाँ पर जो दिख रहा है, और ये आपका जो सबसे लंबा जा रहा है इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द साउंड वेव्स एंड द लाइट वेव्स। अब देखो, मैंने बताया था साउंड वेव जो होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है, और लाइट जो होती है वो कैसी होती है, आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो ये आपका आंसर है। तो लिखा हुआ है साउंड वेव्स और लाइट वेव्स की अगर, अब तो साउंड वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और लाइट वेव्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हालांकि दोनों ही, देखो मैं बताता हूँ, साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का पार्ट है, और लाइट वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स का है, और दोनों आपका मैकेनिकल वेव्स में आती हैं, तो दोनों को मीडियम की रिक्वायरमेंट। पर मैंने बताया एक्सेप्शन अपवाद ये है कि लाइट जो होती है उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, अगर बोला जाएगा, आपने सुना होगा ये वाला फिनोमेना कि जो आपकी क्या होती है, जब बिजली कड़कती है तो आपको पहले बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है और फिर आवाज़ सुनाई देती है। ये रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि जो लाइट होती है उसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, काफ़ी हाई होती है, इसलिए लाइट पहले दिख जाती है, जबकि उसकी जो साउंड है उसकी स्पीड केवल 32 मीटर पर सेकंड होती है आपका नॉर्मल में, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, एयर में। तो वो क्या होता है, आपको बाद में सुनाई देती है, आवाज़ बाद में सुनाई देती है, और बिजली कड़कने की जो बिजली कड़कना है वो देखा पहले जा सकता है, आवाज़ बाद में सुनी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट आता आर ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी गिविंग नोट्स ऑफ द डिफरेंट पिचेस। याद रखना है कि जो क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंट होती है, और जो पिच होती है वो कैसे होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ पर लिखा आर ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिजल्टिंग इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है। साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स होती हैं। डू नॉट ट्रैवल फार एज देयर एनर्जी इज डेसिपेटेड इजली, कैन ट्रैवल थ्रू अ मच ग्रेटर डिस्टेंस। आपका क्या होती है, इनको तो जरूरत ही नहीं होती आपकी मीडियम की, तो काफ़ी दूर तक ये ट्रैवल कर सकती हैं, कौन सी, लाइट, जबकि साउंड इतना नहीं कर पाती। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज। याद तक ना, लाइट वेव्स जो होती हैं, कि मैंने पोलराइजेशन फिनोमेना सुनाया था, ये क्या होता है, वेव फॉर्म में देखने को मिलता है। तो लाइट वेव जो होती है वो पोलराइज हो सकती है, साउंड नहीं हो सकती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज द मीडियम इज कॉन्स्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स कैन चेंज। अब देखो, जैसे क्या होता है कि लाइट जो होती है वो क्या होता है कि मीडियम में क्या होता है, क्योंकि मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो क्या होता है, जो उसकी स्पीड बनी रहती है वो कांस्टेंट रहती है, जबकि जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट आपके सर्कमस्टेंसेस के लिए। जैसा आपका सॉलिड्स के लिए अलग होती है, आपका लिक्विड्स के लिए अलग होती है, और गैसेस के लिए आपका अलग होती है। अच्छा, ऑल वेव्स है, अब इन तीनों में एक चीज़ तो होती है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तीनों देखने को मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड एज द हाई और लो इज नोन एज द पिच ऑफ द साउंड। अच्छा, मैंने बताया था कि अगर डिस्क्रिप्शन हाई पिच और लो पिच इस तरीके से देखना, और पिच किस पे डिपेंड करता है, आपका फ्रीक्वेंसी पे, और जो आपका एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड किस पे मतलब जो लाउडनेस है डिपेंड किस पे करती है, एम्पलीट्यूड पे। नेक्स्ट आता है, एन एपरेटस यूज्ड फॉर लोकेटिंग द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज। तो अगर सबमर्ज्ड करना है तो देखो, सबमर्ज्ड मतलब पानी के नीचे, उसको अगर आपको क्या करना है, लोकेट करना है, उसको क्या करना है, आपने डिकोड करना है, तो उसके लिए सोनार टेक्नोलॉजी यूज होती है। पल्सर और क्वाशर का जो क्वाशर आते हैं आपके, ये स्पेस से रिलेटेड फिनोमेना है, और रडार जो होता है आपका ये एयर में होता है। ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा जो एयर डोम, आपका कौन सा आयरन डोम, आपका क्या था, आपका मिसाइल, डिफेंस मिसाइल सिस्टम था किसका, ईरान का। तो वो क्या कर रहा था, हमास की तरफ से जितने भी आपकी क्या थी रॉकेट छोड़े जा रहे थे, उन्हें क्या कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था हवा में। तो वो किस वजह से कर पा रहा था, रडार टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है ना। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ। एन एपरेटस यूज फॉर द लोकेटिंग द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इज नॉन एज द सोनार। सोनार का एक्रोनिम याद रखना, उसका एक्रोनिम होता है आपका साउंड नेविगेशन रेंजिंग। ये समझ में आ गया। इट इज यूज टू डिटेक्ट द अंडर वाटर टारगेट्स, लाइक रडार यूज टू डिटेक्ट द लॉन्ग रेंज एरियल्स एंड द एरियल मतलब हवा में रडार आ जाता है, एट अदर टारगेट। सोनार हैव द एप्लीकेशन द अंडर वाटर सर्विलेंसेस, कम्युनिकेशन, द मरीन नेविगेशन। इट इज हेल्पफुल फॉर द एक्सप्लोरिंग एंड द मैपिंग द ओशन बिकॉज साउंड वेव्स ट्रैवल फर्दर इन द वाटर देन द डू रडार एंड द लाइट वेव्स।
देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द सोनार, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मतलब जब नीचे की तरफ जाती है, पैसिव आता है जब ऊपर की तरफ आ जाती है। दिखाऊंगा अभी। रडार की अगर बात करें, रडार इज अ डिटेक्शन सिस्टम यूज रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेंज, angle and the velocity of the object. The term radar was coined in the 1940 by the United States Navy as an acronym of the radio detection and ranging. या आपने याद रखना, the term radar has since entered English and other languages as a common noun, losing all the capitalization. Radar today are used to detect and track the aircraft, spacecraft and the ship at the sea, as well as the insect and the birds in the atmosphere, measure the speed of the automobiles, map the surface of the earth from the spaces and the measure the properties of the एटमॉस्फेयर एंड द ओशंस। पल्सर की अगर बात करें, अब पल्सर रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है। ये न्यूट्रॉन स्टार ही होता है जब ये क्या करता है, आपका विस्फोट करता है, तो इसी क्या बन सकता है, आपका ब्लैक होल फॉर्मुलेट हो जाते हैं। द रेमिनेंट ऑफ द सुपरनोवा एक्सप्लोजन यहीं पे देखने मिलता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के थ्रू आपकी क्या होती है, गैलेक्सीज बन सकती हैं। क्वासर की अगर बात करें, क्वासर इज अ फैक्ट इन द डिस्टेंट गैलेक्सी विद द फ्लक्चुएटिंग बेज ऑफ द लाइट एंड अदर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम इट्स सेंट्रल रीजन। चलो आगे चलते हैं। तो ये आपका सोनार है, नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्टिव बोला जाता है। जब ये डाला जाता है ना, जब आपका साउंड नेविगेशन रेंजिंग, तो नीचे की तरफ जब आपकी वेव्स डाली जाती है तो वो टकरा के वापस आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि जो आपका क्या सरफेस है वो कितना नीचे है। जब वापस आती है आपकी रेंज, जब आपकी वापस आती है रेंजेस, तो उन्हें क्या बोला जाता है, पैसिव रेंजेस बोला जाता है। तो ये आपका नीचे की तरफ जा रहा है तो इसमें ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जा रहा है, जबकि ऊपर की तरफ आपको ट्रांसमीटर से आपके क्या सिग्नल लिए जाते हैं। आपकी जो कौन सी होती है, जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, और जो आपकी नेचुरल गैसेज होती हैं आपका ओशन के अंदर, तो वो इसी सोनार मेथड से खोजी जाती है। रडार जो होता है, जैसे रडार है, ये रडार में आपने नॉन ऑपरेटिंग, ये आपका एंटीना लगा हुआ है, ये टारगेट्स को आपके कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं या खोज निकाल सकते हैं। तो ये आप याद, ये सर्विलेंस के लिए आपका यूज़ होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड प्रोड्यूस बाय अ बैट। तो जो बैट आपका साउंड प्रोड्यूस करता है, एक चीज़ याद रखना, साउंड बैट जो है वो प्रोड्यूस भी कर सकता है, एमिट भी कर सकता है, ठीक है ना, और रिसीव भी कर सकता है। इसमें तीनों क्या होती हैं, खूबियाँ होती हैं। कुछ होते हैं जो क्या कर सकते हैं, केवल जो सुपरसोनिक साउंड होती है, सॉरी जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है, उन्हें क्या करते हैं, रिसीव कर सकते हैं पर एमिट नहीं कर सकते, मतलब आपका प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बैट ऐसा एक मैमल होता है जो आपका क्या कर सकता है, इसे आपका रिसीव भी कर सकता है और आपका क्या कर सकता है, बोल सकते हैं आपका प्रोड्यूस भी कर सकता है, एमिट भी कर सकता है। क्योंकि जो बैट होती है उनकी आंखें इतनी ज़्यादा क्या नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा कैसी होती हैं, आपकी सेंसिटिव होती हैं और बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, तो वो देख तो पाते नहीं है। तो जितना भी अपने एक जो बोल सकते हैं, जितना भी उनका क्या होता है, टारगेट्स होते हैं, जो उनका क्या खाना वगैरह, उन्हें कैच करने के लिए वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या करते हैं, आपका एमिट करते हैं। तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, द अब साउंड जो आती है लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स है, हैविंग द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द, अब किन की बात की जाए, अल्ट्रासोनिक की बात है, 20,000 हर्ट्ज के आसपास होती है, आर कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक वेव्स। एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर सेंडिंग द सिग्नल्स, फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द सी, फॉर द क्लीनिंग क्लोथ्स। देखो कहाँ पे, देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स की कहाँ पे, देखो सेंडिंग सिग्नल्स के लिए यूज होता है। पेपर में पूछा गया था ये, मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द सी, डेप्थ को निकालने के लिए कि सी की जो डेप्थ है वो कितनी है। ये पूछा गया है कि जो आपके क्लोथ्स होते हैं उन्हें क्लीनिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एयरप्लेन एंड द मशीनरी पार्ट ऑफ द क्लॉक, इनको क्लीन करने के लिए, याद रखना, एयरप्लेन को क्लीन करना है, क्लॉक के मशीनरी पार्ट को क्लीन करना है, क्लॉथ को क्लीन करना है, तो उसके लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स डाली जाती हैं। फॉर रिमूविंग द लम्प्स शूट्स फ्रॉम द चिमनी ऑफ द फैक्ट्रीज, जो आपकी क्या होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, उनकी जो चिमनी काली पड़ जाती है, तो उस कालेपन को भी निकालने के लिए आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल की जाती है। इन स्टरलाइजिंग ऑफ अ लिक्विड एंड द अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज की जाती है। आगे लिखा, द लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी लेस देन द 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड द इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से नीचे जो होती है इंफ्रासोनिक होती है, 20 से 20,000। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, 20 हर्ट्ज लिखा हुआ है और 20 किलो हर्ट्ज लिखेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज को आपका 20,000 हर्ट्ज लिखा जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपकी ऑडिबल वेव्स होती हैं। 20 से नीचे होती हैं जो आपकी क्या होती है, इंफ्रासोनिक होती है। सबसोनिक स्पीड इज स्पीडिंग लेस देन दैट ऑफ द साउंड। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखो इंफ्रासोनिक होता है, इट हैज़ द फ्रीक्वेंसी लेस देन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। सोनिक जो होती है या जिन्हें ऑडिबल बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अल्ट्रासोनिक जो होता है ग्रेटर देन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ये होती है लेस देन द 20 हर्ट्ज, ये होता है आपका 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये होता है मोर देन द 20,000 हर्ट्ज। सोर्सेज कौन कौन से हैं? वॉल्केनो, अर्थक्वेक। इन्हें कौन सुन पाते हैं? जैसे आपका कुत्ता, कुछ जानवर जो होते हैं, ठीक है ना, भैंस, बकरी, ये लोग क्या कर देते हैं, आपका इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। इन्हें पता लग जाता है कि क्या आने वाला है, भूकंप वगैरह आने वाला है, ठीक है ना। जैसा आपका हाथी हो गया, ये आपका क्या कर सकते हैं, इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं। सोनिक ऑडिबल की बात करें तो जैसे ह्यूमंस, एनिमल, रोर्स, वो तो ये भी सुन सकते हैं, एनिमल्स इनको भी, पर इंसान जो है वो केवल सोनिक को ही सुन सकता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर आता है अल्ट्रासोनिक। बैट्स आ गए, तो ये होता है आपका सोनार, इसी में आता है आपका अल्ट्रासोनिक में ही आता है सोनार। तो बैट्स होता है, पर बैट्स की एक खासियत होती है, जहाँ पे दूसरे जानवर के केवल सुन सकते हैं, एमिट नहीं कर सकते। बैट यहाँ पे क्या कर सकता है, अल्ट्रासोनिक को एमिट भी कर सकता है और क्या कर सकता है, आपका रिसीव भी कर सकता है।
तो देख लीजिए बिलो 20 हर्ट्ज वो हाथी वगैरह यहाँ पे दिखा रखा, हाथी मतलब इसे सुन सकता है। 20 से 20,000 आपका ह्यूमन आ गया, और 20,000 पे अल्ट्रासोनिक में आपको कौन आ गया, बैट आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लिखा हुआ है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन द आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू ये होती है आपकी, और आइदर साइड जो आपका मैक्सिमम डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, दो तरीके से देखने को मिलता है। मैक्सिमम या तो क्रस्ट में होगा या तो फिर ट्रफ में होगा। तो ये मैक्सिमम जब होता है तो इसे क्या बोला जाता है, आपका एम्पलीट्यूड बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रेफर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द लाउडनेस। The more amplitude of a wave, the more the loudness produces. Oscillation is the periodic motion that repeats itself in the regular. Oscillation होता है जब कोई साइकिल अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है, such as sine wave, the side to side swing of a pendulum, or the up and down motion of the spring with the weight. In an oscillating system, the force always act in the direction opposite to the displacement of the particles from the equilibrium points. In a pendulum clock, there is a change from the potential energy to kinetic energy with each swing. फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर्स ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द रेफ्रैक्शन। तो ये कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन फिनोमेनन कहाँ पे देखने को मिलता है, आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में। टेकन टुगेदर पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ द 1 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी उसे बोलते हैं कि आपका जब क्या होता है, 1 सेकंड में जितना क्या कर सकती है वेव ट्रैवल कर देती है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। द पिच ऑफ द पिच डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, मोर इट्स पिच। द वेवलेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ अ वेव। द रिलेशन ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। तो बताते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा हो जाता है, क्योंकि लैम्डा उस समय मैंने लैम्डा बताया था ना, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन एफ होता है, या v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा एफ हो जाएगा। वेयर v इज द स्पीड ऑफ द साउंड, f इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो ये फिर से दिखा देता हूँ, ये आपका क्या है, क्रस्ट मैक्सिमम पॉइंट जो होता है। अब ऐसे भी हो सकता है, जो यहाँ पे तो बराबर है ना, आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे ऐसे कम भी हो सकता है। तो जहाँ पर भी मैक्सिमम पॉइंट को टच करेगा मीन पॉइंट से, उसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। और एक क्रस्ट एक ट्रफ जो होता है उसको क्या बोला जाता है, इस पूरे एक पैटर्न को, ये जो लेंथ होती है इस लेंथ को क्या बोला जाता है, आपका वेवलेंथ बोला जाता है, पूरी लेंथ, और इसी को एक साइकिल बोल दिया जाता है। तो ये आपने याद रखना है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो का जो आपका पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मैं शेयर कर दूंगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन प्रेस करना है, उसके बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। उससे होगा क्या कि जितने भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। बाई चांस अगर फिर भी आपका नोटिफिकेशन नहीं आता तो टेलीग्राम पे आप कनेक्टेड रहिए, फेसबुक पे आप कनेक्टेड रहिए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। फेसबुक पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि जो भी यूट्यूब का लिंक है वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।